ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। एंड आज हम देख रहे हैं एपिस्टैक्सिस का एनसीपी। एपिस्टैक्सिस नोज ब्लीड को कहते हैं, आम भाषा में हम कहते हैं नक्सीर। नक्सीर एपिस्टैक्सिस होना, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार कुछ इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, कई बार गर्मी में हो जाता है, और आरटीए की वजह से ही हो सकता है। एक्सीडेंट कुछ हो गया और नोज़ में इंजरी लग गई, या फिर फ्रैक्चर हो गया नोज़ का, बोन का। एंड जैसे बॉक्सिंग करते हैं तो फिस्ट अगर लग जाए, मुक्का लग जाए, तो भी ये हो सकता है। तो इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं। तो जब आप एनसीए बनाते हो तो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पेशेंट का नाम और उनका सारा बायो डाटा फाइल से नोट कर लेना है। क्या वार्ड है, कौन डॉक्टर देख रहे हैं, क्या एजुकेशन ऑक्यूपेशन है, और डायग्नोज क्या है उनका, एपिस्टैक्सिस। फिर पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स लिखना है कि भाई किस प्रॉब्लम से, किस कंप्लेंट से वो हॉस्पिटल में आया और उसको एडमिट किया गया। तो ईएनटी में वो एडमिट हुआ है, एंड उसको राइट नोस्ट्रिल से, राइट साइड से, यानी कि ब्लीडिंग हो रहा है 1 दिन से। थोड़ा देर के लिए हो, 2-3 मिनट तक होता है, कई बार कुछ सेकंड के लिए होता है, ठीक हो जाता है। पर अगर ये ज़्यादा लंबे टाइम तक रहे तो ये प्रॉब्लम है और दिखाना पड़ता है। तो उसको 1 दिन से हो रहा है, डिजीनेस, कन्फ्यूज़न, वीकनेस, ये सारी उसको प्रॉब्लम रह रही हैं। और फिर आता है नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। अभी प्रेजेंट में उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है उसकी। तो वही कंप्लेंट्स इसमें आ जाएंगी। जैसे आप देख सकते हो, सिम्टम्स वही लिखने हैं आपको कि भाई ब्लीडिंग हो रही है उसको नोज से, डिजीनेस, कन्फ्यूजन, वीकनेस, बॉडी एक है, एंड वो एडमिट हुआ है ईएनटी डिपार्टमेंट में। हॉस्पिटल का नाम बता दिया है, और कौन डॉक्टर उनको देख रहा है, और क्या डायग्नोज है ये लिखा है। सर्जरी कोई हुई है अगर तो लिखोगे, नहीं तो अगर नहीं हुई है तो प्लान है तो वो लिख सकता है। बट हमारा जैसे पेशेंट है तो उसका लिखा है कि नेजल पेकिंग एंड कॉटराइजेशन। तो एपिस्टैक्सिस की कंडीशन में ब्लीडिंग को रोकने के लिए कॉटराइजेशन एक प्रोसीजर रहता है, वो करना होता है। और डेट वेट लिख लेना अगर हुआ है ये वाला प्रोसीजर। तो नहीं हुआ तो आप नो लिख सकते हो कि भाई कोई सर्जरी नहीं हो रही। कई बार मेडिसिन से भी ठीक हो जाती है ब्लीडिंग। हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, पास्ट की मेडिकल या सर्जरी से रिलेटेड कोई भी हिस्ट्री पेशेंट की है लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखना। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली से रिलेटेड, फैमिली में भी कोई डिजीज़ किसी को है, कम्युनिकेबल, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई भी है तो आप लिख लेना कि भाई ये उनका फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम है। और फैमिली ट्री बनाते हैं हम इस तरह से। तो पेशेंट को थोड़ा अलग से रिप्रेजेंट किया है, बॉक्सेस बनाया हुआ है और इसको लाइंस बनाई हुई है। और साथ में ये जो होता है ये कीज़ बोलते हैं इनको, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स हो गए सारे के सारे। और फिर पेडिग्री चार्ट या फैमिली ट्री जो होता है, ये चार्ट है, फैमिली मेम्बर्स के नेम है इसमें, पेशेंट से उनका क्या रिलेशन है वो हम इसमें लिखते हैं। ये इजी होता है काफ़ी, देख कर ही आप समझ सकते हो। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इसमें पेशेंट का हाउसिंग से रिलेटेड आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सोर्स, टॉयलेट, फूड, इनकम, ये सारा लिखना होता है इसमें कि भाई कैसी स्थिति है घर की, उनकी इनकम क्या है। पर्सनल हिस्ट्री में हमारा लिखते हैं हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उनका क्या डाइट है, दिन में कितना वो बाहर खाना खाते हैं, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स वेजिटेरियन, नॉन वेज, एंड क्या क्या खाते हैं रेगुलरली, जैसे किसी के घर में क्या क्या बनता है वो पूछ के आप नोट कर सकते हो। रेस्ट एंड स्लीप आता है इसमें, वही पेशेंट कितना देर सोता है, उसको स्लीपिंग ठीक है, या कोई इंसोम्निया जैसी कंडीशन तो नहीं है, या डिस्टर्ब तो नहीं होती रात में। फिर नेक्स्ट आता है बाउल एंड ब्लैडर। बाउल एंड ब्लैडर में यह था कि कोई यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉपर यूरिनेशन है, एंड कोई कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम, या फिर डायरिया, पेट खराब होने की दिक्कत, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डाइजेशन से रिलेटेड ये चीज़ इसमें लिखते हैं हम। एलर्जिक हैबिट्स, किसी तरह की कोई एलर्जी अगर पेशेंट को है आपके, तो आप बता सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है कि पेशेंट को है डस्ट और पॉलन से एलर्जी। हो सकता है आपको पेशेंट मिला है एपिस्टैक्सिस का, उसको नहीं हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार लोगों को किसी मेडिसिन से भी प्रॉपर, किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से एलर्जी रहती है। तो ऐसा कुछ भी है तो लिख लेना है, और रेड बैंड उसको लगा देना है। और रेड बैंड पे हम एलर्जी जिस मेडिसिन से है, जिस इंजेक्शन से है, वो लिख लेते हैं। कोई तरह की बैड हैबिट्स अगर आपके पेशेंट में है तो वो भी आपको लिखना है, ठीक है। कोई वो ड्रग अब्यूज़ वाली प्रॉब्लम है तो लिखोगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू एग्जामिनेशन करना होता है। जर्नल अपीयरेंस है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आपका पेशेंट कैसा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, या डिसोरिएंट है, या फिर वो सेमी कॉन्शियस, कुछ भी है तो लिखना है। इसमें लिखा ही नहीं है आगे देखो, तो आप नोट कर लेना इसको भी, इसमें तो है ही नहीं है ना, आपको लिखना है बट। नेक्स्ट आप लिखते हो हाइट, वेट, बीएमआई, बॉडी बिल्ड, हेल्थ स्टेटस कैसा है, हाइजीन,
और स्पीच कैसा है, इंटरफेरेंस। उसके बाद नेक्स्ट वाइटल्स आपको चेक करने हैं पेशेंट के, टेम्परेचर, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हेड का एग्जामिनेशन करोगे। हेड में भी हम साइज शेप देखते हैं, हेयर्स, कलर्स, कोई ऐसा कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है हेड में, वो लिख लेना अगर आपको मिलता है तो। नेक्स्ट हम करेंगे आइज़ को एग्जामिन। आइज़ में भी कोई अबनॉर्मल आपको दिखता है, विज़न प्रॉपर नहीं है, डिस्चार्ज है, तो ये सब आप नोट करोगे, ठीक है। और प्यूपिल रिएक्शन भी देखना होता है हमें। बाकी आइज़ के जो पार्ट होते हैं जैसे आई बॉल, स्क्लेरा, कंजक्टाइवा, ये सब हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट ईयर्स को एग्ज़ामिन करना है। ईयर्स में कोई डिस्चार्ज तो नहीं प्रेजेंट है, और हियरिंग प्रॉपर है या नहीं है, एंड ईयर वैक्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो आपके पास टॉर्च भी होना चाहिए जब आप एग्ज़ामिन करो पेशेंट को। तो नोज़, क्योंकि पेशेंट को है एपिस्टैक्सिस और ये नोज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, नोज़ की प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, डिस्चार्ज, ब्लीडिंग हो रहा है ना, नेज़ल ब्लीड, तो ये प्रेजेंट है। और इसके अलावा और भी आप चेक करोगे पेशेंट का, नोस्ट्रियल, साइनस तो नहीं है, एंड नो सर्जरी, इंटरफेरेंस लिखेंगे लास्ट में। माउथ एंड थ्रोट का भी एग्जामिनेशन करना है कंप्लीट, एंड फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन, देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एग्जामिनेशन, जेनाइटो नहीं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का एग्जामिनेशन करेंगे। फिर आता है यूरिनरी सिस्टम का, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। तो ये सारा फिजिकल एग्जामिनेशन में आती है चीज़ें। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हमारा मेमोरी से रिलेटेड है और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें कॉन्शियसनेस आ जाती है, ओरिएंटेशन आ जाता है, मेमोरी, सेंसेशन वगैरह। फिर आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये आता है मसल्स एंड स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें कि बॉडी का पोस्चर देखा जाएगा एंड कर्व्स देखा जाएगा, बॉडी में कोई स्पाइन में प्रॉब्लम तो नहीं है, और रेंज ऑफ मोशन पेशेंट का आप इसमें चेक करते हो, पेशेंट का कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, एंड ये सब इसमें नोट किया जाता है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम, ये स्किन से रिलेटेड है, तो स्किन में कोई उनको टेक्सचर कैसा है, कोई लीजन स्कार तो नहीं है, कोई स्किन रैशेस तो नहीं है, ये इसमें स्किन में आ जाता है। और पेशेंट के जो भी ब्लड टेस्ट हुए हैं वो आप नोट करोगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको पेशेंट की फ़ाइल में मिल जाएंगी, सब की सब, जो भी ब्लड टेस्ट हुए हैं। जैसे इसमें HbTLC और TLC-DLC ये पेशेंट का हुआ है, प्लेटलेट वगैरह पूरा CBC जो होता है वो पेशेंट का हुआ है। इसके अलावा और भी कोई टेस्ट अगर कराए हुए हैं पेशेंट के, फाइल से आप नोट कर लेना। नेक्स्ट आता है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में पेशेंट को दे अमोक्सिसिलिन 650 mg दिन में 3 बार, TDS, एंड एम्लोडिपिन 5 mg ओरल, ये 1 बार है दिन में। तो ये एंटीबायोटिक होता है, एंड ये कैल्शियम चैनल ब्रोकर यानी एंटी हाइपरटेंसिव के अंडर में एम्लोडिपिन आता है। इसके अलावा जो आपको पेशेंट के लिए ड्रग्स चल रही होंगी, ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए ड्रग्स होती है, जैसे क्या है कि एम्लोडिपिन इसलिए दिया गया कि बीपी बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी नोज़ल ब्लीड करने लग जाता है, नेज़ल ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये होगी पेशेंट की मेडिसिन्स, एंड और भी आपके पेशेंट को मेडिसिन जो दे रहे हैं तो वो भी आप नोट करना। नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। नेक्स्ट हम NCP बना रहे हैं ना, तो इसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाता है। इसमें है अक्यूट पेन का एक डायग्नोसिस है, जैसे कि नोज़ में उसको पेन हो सकता है, ब्लीडिंग, जैसे चोट लगा हो या और कुछ प्रॉब्लम हो तो पेन हो सकता है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू पेन एज एविडेंस बाय पेन रेटिंग स्केल, और पेशेंट ने ऐसा बताया कि वो प्रॉब्लम है उसे एक्टिविटी रोज़ की करने में, और फेशियल एक्सप्रेशन से ये पता लगा। एंड एक बना दोगे एंग्जाइटी का, नॉलेज डेफिसिट का, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू ब्लीडिंग, इन्फेक्शन होने का भी रिस्क है पेशेंट को। इस तरह से आप एक एक करके नर्सिंग डायग्नोस को एक्सप्लेन करोगे। असेसमेंट करना होता है सबसे पहले, सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट कंप्लीट करता है, बताता है कंप्लेंट्स, और ऑब्जेक्टिव जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर जो भी टेस्ट वेस्ट कराने के बाद उससे। डायग्नोस अक्यूट पेन का है आपका,
एक डायग्नोस बना देना। तो पेशेंट ने क्या बोला है यहाँ पे देखो कि भाई मेरी जो राइट नोस्ट्रिल उसमें पेन हो रहा है उसको प्रॉब्लम है। तो हमको क्या करना है कि जो पेन है पेशेंट का वो रिड्यूस करना है। तो इसके लिए पेशेंट का एक तो सबसे पहले असेसमेंट मेन रहता है प्लान में हमारा, और प्लान को ही इम्प्लीमेंट करा जाता है बाद में। तो सबसे पहले आप असेसमेंट करते हो, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पेन टू द क्लाइंट। उसको सब कुछ बताना भी, एक्सप्लेन भी करना है, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए कि कोई बात नहीं, थोड़ा टॉलरेट करने की कोशिश करे पेशेंट, उसकी एंग्जाइटी भी कम हो। फिर पेन जो एनाल्जेसिक्स होते हैं वो दे सकते हैं एज ऑर्डर्ड। तो इस तरह से आपको प्लान करना है। एक और पॉइंट है इसमें, असेस द नीड फॉर एम्बुलेशन, यानी उसको अगर नीड है एम्बुलेशन कराना की तो करा सकते हैं, वरना तो कम से कम ही होने, क्योंकि उसको नेज़ल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, एपिस्टैक्सिस है। आपका जो प्लान है उसका रैशनल बताना होता है, क्या मतलब है उसका, और प्लान को इम्प्लीमेंट एक्शन में लाने को इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करोगे तो इवैल्यूएशन करना कि आफ्टर गिविंग नर्सिंग केयर द पेशेंट पेन इज़ रिड्यूस्ड। हमने ये सारा किया, असेसमेंट वगैरह और उसको ड्रग वगैरह दिया, तो उसका पेन रिड्यूस हो गया। और फिर आपका अगला डायग्नोस एक्टिविटी इंटॉलरेंस का बनाना है आपको। इसमें भी इसी तरह असेसमेंट सबसे पहले आपका मेन रहेगा, ठीक है। डायग्नोसिस फिर गोल, कि उसका जो एक्टिविटी है उसको कैसे हम इंक्रीज़ करेंगे पेशेंट का। और उसके लिए आपके प्लान रहने वाले हैं। प्लान में आप देखोगे कैसी है एक्टिविटी पेशेंट की। पहले तो असेसमेंट का मेन रहता है हमारा, उसके बाद उसका न्यूट्रिशन का ध्यान देंगे हम, थोड़ा सा उसका स्लीप एंड रेस्ट पे ध्यान देंगे, तभी तो वो पूरी एक्टिविटी कर पाएगा जब वो एकदम कंप्लीट फिट रहेगा। डाइट भी ठीक रहेगा, रेस्ट भी प्रॉपर हो जाएगा, तो वो अपना एक्टिविटी भी अच्छे से कर पाएगा, दिन का खुद का जो काम है उसका। तो ये हमारा रहेगा। और पल्स ऑक्सीमीटर और उसका सैचुरेशन वगैरह भी चेक करना है। रैशनल इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में इवैल्यूएशन। तो जो एक्टिविटी है उसकी थोड़ा सा वो एक्सटेंड हुआ है, यानी कि अप टू सम एक्सटेंट मेंटेन हुई है वो। एक डायग्नोस हो गया ना, और एक रिस्क फॉर इन्फेक्शन का बना सकते हो। तो इसमें तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि भाई ब्लीडिंग हो रहा है तो कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, और ये भी आप बना सकते हो उसमें ऐड करना हो तो। गोल बनाना है कि हमको इन्फेक्शन का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करना है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। प्लान क्या कर सकते हैं, प्लान में यही है कि एसेप्टिक टेक्निक का ध्यान रखना होता है, प्रॉपर हाइजीन रखना है, स्ट्रेंजर्स को कम से कम अलाउ करना होता है बाहर से जो आते हैं, और शार्प ऑब्जेक्ट भी पेशेंट के पास में नहीं रखना है, और उनको भी कहना है कि अपना ज़्यादा नोज़ को स्क्रैच ना करें, जो नेल होता है उससे भी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। देन उनका रैशनल बताना सबका क्या मतलब बना आपके प्लान का, और प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, और लास्ट में इवैल्यूएशन लिखना होता है। ये हो गया, ठीक है, आपका एक और डायग्नोस। प्रोग्नोसिस यानी क्या क्या सुधार आ रहा है पेशेंट की कंडीशन में डे बाय डे। तो ये भी एक कमेंट रहता है कि क्या प्रोग्नोसिस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाते ही आप देख सकते हो। इसमें सब लिखा है पेशेंट की कंडीशन के बारे में, और उनके वाइटल्स लिखे हुए हैं। इसके आगे ना आप डेट भी डाल देना, इधर डेट लिख देना कि पेशेंट की कंडीशन में कैसे कैसे सुधार आ रहा है डे बाय डे। जितने भी दिन आपने अपने पेशेंट को देखा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ये आपने लिख दिया है। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो डाइट से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं पेशेंट को, मेडिसिन से रिलेटेड दे सकते हैं कि भाई प्रॉपर लेना है मेडिसिन, और अपने आप से नहीं लेना है, जो एडवाइस किया है वो तो देना ही है। फॉलोअप एंड ट्रीटमेंट के बारे में बताना है, और खुद से भी थोड़ा थोड़ा आप और लिख सकते हो, जैसे कि हाइजीन मेंटेन करना है, नोज़ को ज़्यादा छेड़ना नहीं है, स्क्रैच नहीं करना, क्योंकि उसकी जैसे कि हमारे पेशेंट का नेज़ल पैकिंग भी है ना, तो ये एडवाइस भी दी जा सकती है। तो इसमें आप खुद से भी बहुत सारी चीज़ें हेल्थ एजुकेशन में ऐड कर सकते हो। ये थी आज की वीडियो एपिस्टैक्सिस का एनसीपी, और कैसा लगा बताना कमेंट करके प्लीज़। और बाकी इसका जो पीडीएफ होता है वो तो टेलीग्राम पे मिल जाता है, वहाँ पर आप देख सकते हो। जो टेलीग्राम चलाते हैं वो वहाँ पर देख सकते हैं, ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप पे भी है हमारा चैनल है व्हाट्सएप पे,
तो वो तो मैं आपको लिंक उसका प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूँगी, तो देख लेना, वहाँ आप जॉइन करना चाहते हो तो वहाँ पर आ सकते हो। थैंक यू।